Hello all my students, I am Somiran Dotto and you are all following my YouTube video classes. आज का क्लास का मैटर होगा बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर का अमलगामेशन एंड एब्जॉर्प्शन। हम लोग पहले भी इस चैप्टर को कर चुके हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अबाउट दिस अमलगामेशन एंड एब्जॉर्प्शंस। हम लोग कुछ सम्स भी कर चुके हैं ऑन एब्जॉर्प्शंस, हम लोग एक सम्स कर चुके हैं ऑन अमलगामेशंस। तो दोनों का क्या डिफरेंस है, अकाउंटिंग डिफरेंस क्या है, हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग ये भी देखे थे कि परचेज कंसिडरेशन कैसे कैलकुलेट होता है इन केस ऑफ डायरेक्ट मेथड। हम लोग देखे थे जहाँ पर डायरेक्टिव्स दिया रहता है कि इस बेसिस पे कैलकुलेट होगा। आज हम लोग अमलगामेशन का एक सम करेंगे जिसमें ए लिमिटेड और बी लिमिटेड इज बिन टेकन ओवर बाय सी लिमिटेड, बट इधर एक्सचेंज फैक्ट है कि सी लिमिटेड ए लिमिटेड को डायरेक्ट बेसिस पे परचेज कंसिडरेशन दे रहे, वेयर सी लिमिटेड बी लिमिटेड को ऑन द बेसिस which we are going to teach, which I am going to teach you right today in the class, that is asset backing method से वो परचेज कंसिडरेशन दे रहे हैं। यही नया मेथड आज हम लोग सीखेंगे कि एसेट बैकिंग मेथड से कैसे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट होता है। तो ये देखने के लिए सम नंबर 5 को पहले हम लोग को देखना पड़ेगा। सो लेट मी शो यू सम नंबर 5 फर्स्ट फ्रॉम माय मटेरियल एंड देन आई विल स्टार्ट टू शो यू द सॉल्यूशन हाउ टू सॉल्व दैट सम्स। चलो एक बार देखते हैं। Well, this is sum number 5. A Limited and B Limited agree to amalgamate and form a new company C Limited, which will take over all the assets and liabilities of the two companies. मतलब C Limited परचेज कर रहे A Limited को और B Limited को उसका सब एसेट्स और सब लाइबिलिटीज़ खरीद रहे हैं वो लोग। इन केस A Limited the assets of and liabilities are to be taken at book values in C Limited at the rate of 5 shares of in C Limited at 10% premium for every 4 shares in A Limited। तो देखो मैंने क्या बताया था कि C Limited A Limited को डायरेक्ट मेथड के बेसिस पे परचेज कंसिडरेशन दे रहे। तो इधर A Limited के लिए A Limited को कितना परचेज कंसिडरेशन मिलेगा वो कैलकुलेशन हमको दिखाना पड़ेगा। आई विल शो यू दैट कैलकुलेशन फॉर बी। तो पहले हम ए लिमिटेड का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उसके बाद बी को कितना परचेज कंसिडरेशन दिया जाएगा उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना है, देखो द डिवेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड वुड बी सेटिस्फाइड इन इक्वल नंबर ऑफ डिवेंचर्स एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%। उसके बाद द होल्डर ऑफ 6% प्रेफरेंस शेयर। एक्सचेंज बात है कि देखोगे जब बैलेंस शीट देखोगे सम नंबर 5 का, तो देखोगे कि बी लिमिटेड में दो किस्म का शेयर कैपिटल है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल है और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो दोनों को ही सेटिस्फाई करना पड़ेगा। हम लोग क्या देखते हैं कि ये जो परचेज कंसिडरेशन है कौन देता है, परचेजिंग कंपनी देता है। किसको देता है, वेंडर कंपनी को देता है। वेंडर कंपनी इस परचेज कंसिडरेशन को लेते हुए क्या करता है, अपना शेयर होल्डर के बीच वो डिस्ट्रीब्यूट करता है। अगर शेयर होल्डर में दो किस्म का शेयर कैपिटल है, एक इक्विटी शेयर कैपिटल और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, तो फिर जो भी परचेज कंसिडरेशन उसको मिलेगा वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, कुछ to the preference shareholder and कुछ to the equity shareholder depending upon their claims। again the वही claim factor is important। तो इधर भी दिया हुआ है द होल्डर ऑफ 6% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, मतलब बी लिमिटेड का जो 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है to be allotted 7% preference shares of 100 each for every 5 preference shares in B Limited। मतलब इधर बोल दिया गया, देखो the holder of 6% will be allotted 7% preference shares of C company। मतलब 4 preference share दिया जाएगा C कंपनी का for every 5 shares of B का, मतलब B का हर 5 preference share के लिए C लिमिटेड अपना 4 preference share देगा। वो भी बी लिमिटेड के पास 6% प्रेफरेंस शेयर था, अब वो कन्वर्ट हो जाएगा सी लिमिटेड का 7% प्रेफरेंस शेयर। वो भी 5 प्रेफरेंस शेयर्स के बदले, बी का 5 के बदले सी इज गोइंग टू गिव 4 प्रेफरेंस शेयर्स। तो इधर एक डायरेक्ट मेथड दिया हुआ है प्रेफरेंस शेयर कैलकुलेट करने के लिए, बट इक्विटी शेयर होल्डर वुड बी अलॉटेड सफिशिएंट नंबर इन सी। मतलब इक्विटी शेयर्स कितना इशू हो रहा है ये दिया हुआ नहीं है, और ये देने के लिए क्या क्या एडजस्ट करना पड़ेगा, एसेट वैल्यू को रिड्यूस करना पड़ेगा, प्लांट एंड मशीनरी को बाई 10% एंड डेटर्स का प्रोविजन क्रिएट करना पड़ेगा 5%। मतलब जब भी ऐसे सिनेरियो दिया रहता है कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज नॉट गिवन, व्हाट इज द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स इज बीन गिवन, इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज परचेज कंसिडरेशन, इफ इट इज नॉट गिवन देन ये तीनों पॉइंट को इस्तेमाल करते हुए हम लोग को एसेट बैकिंग मेथड फॉलो करना पड़ेगा, बाय वे ऑफ विच वी कैन फाइंड आउट व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ परचेज कंसिडरेशन टू बी गिवन बाय सी लिमिटेड टू बी लिमिटेड, एंड उसमें से कितना परचेज कंसिडरेशन प्रेफरेंस शेयर के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा और कितना परचेज कंसिडरेशन इक्विटी शेयर होल्डर के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये भी ऑटोमेटिकली विल गेट टू नो जब आप लोग एसेट बैकिंग मेथड सीखोगे। सो लेट मी टीच यू द कैलकुलेशन। हम लोग को मालूम है कि जब भी कोई भी अमलगामेशन या एब्जॉर्प्शन का सम हम लोग शुरू करते हैं तो पहले हम लोग जो करते हैं दैट इज फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड आउट, वी कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। ओवर हियर देयर विल बी 2 परचेज कंसिडरेशन, one to be paid to A and another to be paid to B। so let me show you the calculation of purchase consideration। so this paragraph is very important paragraph। देखिए कैलकुलेशन ऑफ परचेज कंसिडरेशन ए लिमिटेड।
So for A Limited is straightforward, given for every 4 shares of A Limited, C Limited will issue 5 shares of ₹10 each at a premium of 10%. मतलब 10 रुपया शेयर का दाम है, 10% प्रीमियम मतलब 11 रुपया हो जाता है. तो क्या बोला गया, ए का 4 शेयर के बदले सी 5 शेयर देने वाला है. तो ए का कितना शेयर है, 40,000 शेयर के बदले सी कितना देने वाला है, 40,000 इंटू 5/4, वो भी होगा 50,000 शेयर्स. ये कैलकुलेट करने से आपका आएगा 50,000 शेयर्स इंटू 11 करने से आ जाएगा 5,50,000, विच इज़ द परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड टू ए लिमिटेड. परचेज कंसिडरेशन टू बी पेड टू ए लिमिटेड बाई सी लिमिटेड. हाउ? फॉर एवरी 5 शेयर्स, for every 4 shares of A Limited, C Limited is going to give 5 shares, वो भी at ₹11, क्योंकि 10 रुपया और प्रीमियम 10% है. तो ये करते हुए आपका आ जाएगा 5.5 लाख. दिस इज द डायरेक्ट मेथड, और डायरेक्ट मेथड से A Limited को परचेस कंसिडरेशन दिया जा रहा है, तो उसका हम लोग कैलकुलेट कर लिया. अब हम आएंगे कि B Limited को कैसे दिया जा रहा है परचेस कंसिडरेशन, और फॉर दैट वी हैव टू फॉलो द एसेट बैकिंग मेथड. कैसे होता है देख लीजिए. पहले टोटल परचेस कंसिडरेशन निकालना पड़ेगा, और वो निकालने के लिए कैसे हम लोग को एसेट बैकिंग मेथड का हेल्प लेना पड़ेगा. देखिए, दिस इज एसेट बैकिंग मेथड. एसेट बैकिंग मेथड लिखा मैंने ऊपर में, और देखिए फिक्स एसेट्स. इधर जब भी एसेट बैकिंग मेथड से हम लोग परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करेंगे, एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, अगर बुक वैल्यू में कुछ भी चेंजेस होने के लिए करने के लिए बोला गया तो वो चेंज करके चेंज्ड फिगर लेना पड़ेगा. मतलब सिंपल बात है, एसेट्स और लाइबिलिटीज़ का all at revalued figure आपको कंसिडर करना पड़ेगा. So whenever you are going to calculate the purchase consideration under asset backing method, then always take the assets value or the liabilities value at revalued figure if there is any revaluation of assets और any liabilities. जैसे फॉर एग्जाम्पल फिक्स एसेट्स 8 लाख था, उसमें से 10% लेस हो जाएगा, क्योंकि बोल दिया गया है कि 10% रिड्यूस वैल्यू पे लिया गया है, तो 7,20,000 हो जाएगा. डेटर्स के बारे में बोल दिया कि 5% का प्रोविजन होगा, दैट कम्स टू 47,500. इन्वेंट्रीज के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो इन्वेंट्री 60,000 ही होगा बी का, और कैश एंड कैश इक्विवलेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो वो 40,000 होगा. तो कुल मिला के दिस आर द एसेट्स विच सी लिमिटेड इज गेटिंग फ्रॉम ए लिमिटेड. इसका वैल्यू है इतना. देयरआफ्टर डिवेंचर के बारे में साफ साफ पॉइंट नंबर 1 में दिया हुआ है. आप लोग के पास अगर सामने तो देख लीजिए. द डिवेंचर्स ऑफ बी लिमिटेड वुड बी पेड ऑफ बाय इशू ऑफ an equal number of debentures in C Limited at a discount of 10%. तो इधर बोल दिया गया कि डिवेंचर जो सेटिस्फाई हो रहे हैं वो 10% प्रीमियम में सेटिस्फाई हो रहे हैं, सॉरी 10% डिस्काउंट में सेटिस्फाई हो रहा है. तो डिवेंचर्स बी लिमिटेड में कितना था, 2 लाख था, तो 2 लाख का 10% में रिड्यूस हो रहा है, तो दैट मीन्स 1,80,000 हो जाएगा. दैट कम्स टू 1,80,000. 4% डिवेंचर 1,80,000, और क्रेडिटर्स 90,000. कुल मिला के लाइबिलिटी हो गया 2,70,000. तो दिस माइनस दिस करने से आ गया 5,97,000. सिंपल बात है, ऑल द एसेट्स विच इज बीन टेकन ओवर and at the that valuation minus all the liabilities which has been taken over, ये दोनों external liabilities quite obvious. लेस करने से asset backing method से हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि कितना purchase consideration आएगा. So इधर total purchase consideration कितना है, 5,97,500. This is the total purchase consideration calculated on the basis of asset backing method. ये सम में कहीं पर मेंशन किया हुआ नहीं है, बट हम लोग को सम पढ़ के समझ में आना चाहिए कि कहाँ पर एसेट बैकिंग मेथड अप्लाई करना है. इधर पॉइंट नंबर 3, एडजस्टमेंट नंबर 3 हम लोग देखा था कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना इशू हो रहा है, कितना परचेस कंसिडरेशन के तौर पे इशू हो रहा है, वो दिया हुआ नहीं है. तो जब भी ऐसे होता है तो तब भी हम लोग को परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट करना पड़ता है अंडर एसेट बैकिंग मेथड से. बट प्रॉब्लम ही नहीं कि प्रॉब्लम तो हम लोग को निकल गया कि टोटल परचेस कंसिडरेशन कितना होना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास जाएगा और कितना इक्विटी शेयर होल्डर के पास जाएगा, क्योंकि ये जो 5,97,500 बी लिमिटेड को मिलने वाला है परचेस कंसिडरेशन, यही परचेस कंसिडरेशन उसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर और इक्विटी शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करना है. सो ये देखना पड़ेगा कि कितना प्रेफरेंस शेयर को दिया जाएगा और कितना इक्विटी शेयर को दिया जाएगा. प्रेफरेंस शेयर के बारे में इधर साफ साफ बोल दिया कि फॉर एवरी दैट प्रेफरेंस शेयर फॉर 4 प्रेफरेंस शेयर ऑफ सी लिमिटेड इशू किया जाएगा फॉर एवरी 5 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड. मतलब प्रेफरेंस शेयर्स का एक कैलकुलेशन इधर होगा, सेटिस्फाइड बाय प्रेफरेंस शेयर फॉर एवरी 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, सी लिमिटेड विल इशू 4 प्रेफरेंस शेयर्स, दैट कम्स टू 3,000. तो फिर फॉर एवरी 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, सी लिमिटेड विल इशू 4 प्रेफरेंस शेयर्स. तो बी के पास कितना प्रेफरेंस शेयर है, 3,000 प्रेफरेंस शेयर है. तो 3,000 के लिए कितना होगा, 3,000 इंटू 4/5, दैट कम्स टू 2,400 इंटू 100 is 2,40,000. सो ये है कैलकुलेशन जो दिया हुआ था
कि फॉर एवरी 5 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड, सी लिमिटेड इज गोइंग टू इशू 4 प्रेफरेंस शेयर्स, विच मीन्स अगर 3000 प्रेफरेंस शेयर्स है बी के पास तो 3000 के लिए कितना इशू किया जाएगा, तो 3000 इंटू 4/5, दैट मीन्स 2400 आएगा। 2400 इंटू 100 करने से आएगा आपका 2,40,000, मतलब 2,40,000 का प्रेफरेंस शेयर्स दिया जाएगा। आउट ऑफ दिस 5,97,500 अगर 2,40,000 का प्रेफरेंस शेयर्स दिया जाएगा तो बाद बाकी लेस करने से ही आ जाएगा 3,57,500, विच विल बी सेटिस्फाइड बाय द इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो मतलब सिंपल बात है, ये जो 5,97,500 का टोटल परचेस कंसिडरेशन है उसमें से 2,40,000 का प्रेफरेंस शेयर्स दिया जाएगा, तो ये लेस करने से जो बैलेंस आएगा दैट विल बी द इक्विटी शेयर सेटिस्फाइड बाय इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो ये करने से आपका बैलेंस आपका आ जाएगा कि कैसे हम लोग को ये ब्रेकअप करना है। दोनों को ऐड कीजिएगा, 2,40,000 एंड 3,57,500, दैट विल कम्स टू 5,97,500। तो कुल मिला के कितना नंबर ऑफ शेयर्स होगा, दैट मीन्स 35,750 इक्विटी शेयर्स होगा। देखिए 3,57,500 डिवाइड बाई 10 करने से 35,750 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन to be paid to B by C Limited। एक बार हम दिखा दें पूरा परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेशन। दिस इज फॉर A Limited, and now it's for B Limited। अब जो सिंपल प्रोसीजर है, ए का बुक में जर्नल एंट्री पास करेंगे। ए मतलब ए लिमिटेड जिसको सी लिमिटेड खरीद रहे, तो फिर ए लिमिटेड का बुक में पहला एंट्री होगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल द एसेट्स एट बुक वैल्यू। हम लोग को मालूम है जब हम लोग वेंडर कंपनी, इधर ए लिमिटेड इज़ वन ऑफ द वेंडर कंपनी, सो उसका बुक में जब भी हम लोग एसेट्स को राइट ऑफ करेंगे विल बी एट बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू में राइट ऑफ कर दिया। सिमिलरली उसका लाइबिलिटीज़ भी बुक वैल्यू में राइट ऑफ कर दिया। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, एक ही मात्र एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ था दैट इज क्रेडिटर्स, उसको भी हम लोग राइट ऑफ कर दिया, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। देयरआफ्टर परचेस कंसिडरेशन रिसीवेबल सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हम लोग अभी कैलकुलेट किया परचेस कंसिडरेशन 5,50,000 5,50,000 अभी हम लोग कैलकुलेट किया। सम नंबर 3 सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 5,50,000 5,50,000 एंड फोर्थ एंट्री परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो लिख दिया इक्विटी शेयर्स इन सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू सी लिमिटेड 5,50,000 5,50,000। सो क्या मिला हम लोगों को, इक्विटी शेयर्स मिला सी लिमिटेड से, तो उसको डेबिट किया, और किससे मिला, सी लिमिटेड से मिला, तो सी लिमिटेड को क्रेडिट कर दिया। तो अल्टीमेटली 4 एंट्री, 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्रीज हम लोग पास कर दिया। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक रिलेशन अकाउंट बनाना पड़ता है जस्ट टू सी कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हुआ। लेट मी शो यू द रिलेशन अकाउंट, बट बिफोर दैट दिस आर द 4 इंपॉर्टेंट जर्नल एंट्रीज। ये है रियलाइजेशन अकाउंट, जहाँ पर हम लोग करते हुए इधर लॉस आया 4 लाख का बाई इक्विटी शेयर होल्डर, ये 4 लाख का लॉस हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा 5th एंट्री में, दैट इज क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर के एंट्री में। तो चलो एक बार देखते हैं 5th एंट्री। दिस इज द 5th एंट्री। 5th एंट्री इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 4 लाख, रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट 5.5 लाख, दिस आर द गिवन फिगर बैलेंस शीट में दिया हुआ है। टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस होने से क्रेडिट होता है 4 लाख, और ये दोनों को ऐड करते हुए इससे लेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली इक्विटी शेयर होल्डर का बैलेंसिंग फिगर होगा 5,50,000। देखो हम लोग ये सब गिवन फिगर को लिख दिया, इधर डेबिट किया। टू रियलाइजेशन इधर लॉस है इसलिए इसको क्रेडिट किया, तो अल्टीमेटली टू इक्विटी शेयर होल्डर बैलेंसिंग फिगर आएगा। ये दोनों को ऐड करके इससे लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 5.5 लाख। एंड देयर आफ्टर 6th एंट्री सेटलमेंट ऑफ क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट
to equity shares in C Limited. Equity shareholder account debit to equity shares in C Limited. So ये करने से आपका ये हो गया कि ए का बुक में एंट्रीज जितना भी होना चाहिए उतना हम लोग कर दिया. Now let me move on to B Limited. इधर पहले एक चीज़ बता दें कि बी लिमिटेड में दो एक्स्ट्रा एंट्री होगा इस केस में, क्योंकि इधर प्रेफरेंस शेयर था. जैसे हम लोग नॉर्मली क्या सीखा कि 6 एंट्री होते हुए, बट इधर 2 एंट्री एक्स्ट्रा होगा क्योंकि प्रेफरेंस शेयर का मामला इधर आ जाएगा. बट बिफोर दैट लेट मी शो यू द फर्स्ट 4 एंट्रीज जो नॉर्मल होगा. एसेट्स को राइट ऑफ कर दिया. इधर जब भी एसेट्स राइट ऑफ करेंगे देखो ऑल एट बुक वैल्यू. मैंने इधर चेंज किया नहीं. 8 लाख फिक्स एसेट्स तो प्लांट एंड मशीनरी उसके 8 लाख ही लिया. इन्वेंट्रीज डेटर्स 50,000 था, ये उतना ही लिया. जब हम लोग परचेस कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था, अब परचेस कैलकुलेट करने के टाइम मैंने 8 लाख को रिड्यूस कर दिया था, डेटर्स को रिड्यूस कर दिया था. बट वो सब क्यों किया था? क्योंकि वो सब सी लिमिटेड ले रहा है उस वैल्यू पे, इसीलिए हम लोग उस सी का बुक में हम लोग वो सब किया था. बट जब बी का बुक में ये सब राइट ऑफ करेंगे ऑल विल बी एट बुक वैल्यू. तो बुक वैल्यू में मैंने राइट ऑफ कर दिया. राइट ऑफ करना सेकेंड एंट्री विल देयर आर 2 एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, डेटर्स और क्रेडिटर्स, उसको भी मैंने इधर लिख दिया ऑल एट बुक वैल्यू. सब कुछ एसेट्स और लाइबिलिटीज जब भी राइट ऑफ करेंगे वेंडर कंपनी के बुक में, ओवर हियर इट इज बी लिमिटेड, सब ऑलवेज एट बुक वैल्यू. थर्ड एंट्री परचेस कंसिडरेशन रिसीवेबल, टोटल परचेस कंसिडरेशन जो था वो मैंने लिख दिया, जो हम लोग का कैलकुलेट करके आया था, दैट कम्स टू 5,97,500. वो हमने लिख दिया इधर सी लिमिटेड अकाउंट डेबिट to realization. This is the total purchase consideration paid both to preference shareholder and equity shareholder. तो ये जो 5,97,500 है ये किस फॉर्म में दिया गया है? इन 2 फॉर्म्स दिया गया था. एक 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड 2,40,000 का प्रेफरेंस शेयर दिया गया था, और बाद बाकी 3,57,500 का इक्विटी शेयर दिया गया था. इसीलिए मैंने ब्रेक करके लिखा 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड 2,40,000, इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड 3,57,500, दोनों मिला के जो हुआ टू सी लिमिटेड 5,97,500. सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट 4 एंट्रीज टू बी पास्ड इन दिस सम, जिसको देखते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे. बट बिफोर दैट लेट मी शो दिस 4 एंट्रीज. दिस आर द 4 एंट्रीज विच वी हैव ऑलरेडी लर्न कि कैसे होता है ये चारों एंट्री. इसके बाद हम लोग ए सम में रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाएंगे, क्योंकि ये सम में और 1-2 स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एक पेमेंट का मामला है, और ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए 2 एक्स्ट्रा एंट्री होगा. एक चीज़ देखिए इधर, क्यों हमने रियलाइजेशन अकाउंट नहीं बनाया? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल था कितना बी लिमिटेड के बुक में 3 लाख, बट उसको कितना दिया जा रहा है? 2,40,000 दिया जा रहा है. तो यहाँ एक प्रॉफिट का मामला आ रहा है. देखो 2 प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,40,000, और जो बैलेंसिंग फिगर आएगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में ही जाएगा. मतलब 4th एंट्री के बाद अगर हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते तो भूल हो जाता, क्योंकि 5th एंट्री में एक रियलाइजेशन अकाउंट का इफेक्ट आएगा. इसीलिए हम लोग को ये देख के फिर आगे बढ़ना पड़ेगा. सो प्रेफरेंशियल कैपिटल कितना रुपए का था? 3 लाख रुपए का था बी लिमिटेड के बुक में, जिसको सेटल किया जा रहा है 2,40,000 का. तो कंपनी का एक प्रॉफिट हो रहा है 60,000. सिंपल बात है, अगर 3 लाख का लाइबिलिटी को हम सेटल कर रहे हैं 2,40,000 में, तो डेफिनेटली कंपनी का एक प्रॉफिट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड 60,000 विच विल बी ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट. 6th एंट्री प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड. मतलब ये सेटिस्फाई हो रहा है कैसे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू 7% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड, इसको क्रेडिट किया. देखो 4th एंट्री में मैंने इसको डेबिट किया था जब मिला था हम लोग को, मतलब बी को, तब बी लिमिटेड इसको डेबिट किया था. अब बी लिमिटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ये दे रहे, तो जस्ट उसको क्रेडिट कर दे रहे, 7% प्रेफरेंस शेयर ऑफ सी लिमिटेड को क्रेडिट कर दे रहे. सो दिस इज द फर्स्ट 6 एंट्रीज. एक बार ध्यान से देख लो आप लोग, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे जरूर. तो अब आई विल शो यू द रियलाइजेशन अकाउंट. दिस इज द रियलाइजेशन अकाउंट, जिसमें हमने सब एंट्रीज कर दिया. यहाँ तक वो जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो होता वो भी एंट्री कर दिया. करने के बाद अल्टीमेटली हम लोग का लॉस आया इस तरफ 2,500 का लॉस आया, जो लॉस को हम लोग को उधर लिखना पड़ेगा. अब ये लॉस को कैसे मैंने लिखा 7th एंट्री में, क्योंकि 6th एंट्री तक तो हम लोग देख लिया था कि सेटिस्फाइंग द प्रेफरेंस शेयर होल्डर. तो 7th एंट्री में क्लेम ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 स्टेटमेंट ऑफ पील. इधर लॉस था एक 1,40,000 का, लिख दिया
टू रिलेशन अकाउंट वो भी लॉस था 2500 का भी अभी हम लोग देखा, तो ये 2500 के अंदर लिख दिया और बाद बाकी बैलेंसिंग फिगर होगा दैट इज 3,57,500 और इसी को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड 3,57,500 3,57,500। सो दिस इज हाउ यू हैव टू पास द 7th and 8th एंट्री। तो इधर एक 2 एंट्री एक्स्ट्रा हुआ बिकॉज ऑफ द फैक्ट एक्सक्यूज मी बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट कि द प्रेफरेंस शेयर होल्डर को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को 2 एंट्री एक्स्ट्रा करना पड़ा इन द प्रोसेस। उधर एक एलिमेंट भी आया जो इफेक्ट करेंगे रिलेशन अकाउंट को, ये 60,000 वाला, उसको रिकॉर्ड करते हुए अल्टीमेटली प्रेफरेंस रिलेशन लॉस आया 2,500 विच विल बी गिवन इफेक्ट इन द क्लेम ऑफ शेयर होल्डर इक्विटी शेयर होल्डर में, और अल्टीमेटली इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हुआ 3,57,500। देखिए इसमें से ये दोनों लेस करने से यही आएगा। This has been satisfied by the number of equity shares which the B Limited has received from C Limited। 4th एंट्री में हम लोग जो पास किया था, डेबिट किया था, जिसको हम लोग उसको क्रेडिट करेंगे। याद करो 4th एंट्री में हम लोग जिसको डेबिट किया था इक्विटी शेयर्स ऑफ सी लिमिटेड, उसको अब हम लोग क्रेडिट कर देंगे बिकॉज अब यही जो शेयर्स है इसको हम लोग इक्विटी शेयर होल्डर के बीच डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। अब Books of C Limited, business purchase account debit to liquidator of A to liquidator of B। Books business purchase account debit 11,47,500 कुल मिला के जितना भी हम लोग को देना है, जितना भी C को देना है, वो दोनों को ऐड करते हुए लिख दिया business purchase account debit to liquidator of A to liquidator of B। सिमिलरली सेकेंड एंट्री जितना भी सारा एसेट्स और जितना सारा लाइबिलिटीज उसको A से मिल रहा है वो सब डेबिट कर रहे हैं, जितना सारा लाइबिलिटीज उसको ए से मिला वो क्रेडिट किया टू बिजनेस परचेज, जितना देना था उसको 5.5 लाख 5,50,000, तो अल्टीमेटली कैपिटल रिजर्व आया 4 लाख। बैलेंसिंग फिगर देखो मैंने लिखा बैलेंसिंग फिगर क्योंकि इस तरफ हेवियर आ रहा है, तो इस तरफ को ऐड करते हुए दोनों को लेस करने से 4 लाख आएगा विच इज़ कंसिडर टू बी कैपिटल रिजर्व ओवर ईयर। तो सेकेंड एंट्री में हम लोग ये देख लिया था कि उसको ए लिमिटेड से क्या क्या एसेट्स और क्या क्या लाइबिलिटीज मिला, क्योंकि ए लिमिटेड के एसेट्स लेने के टाइम, लाइबिलिटीज लेने के टाइम उसने कुछ रिवैल्यूड नहीं किया, तो वही सब फिगर आ गया जो ए लिमिटेड के बुक में मौजूद था। बट इन केस ऑफ थर्ड एंट्री व्हेन ही इज गोइंग टू रिसीव एसेट्स फ्रॉम द बी लिमिटेड, तो बी लिमिटेड का जब एसेट्स वो पाएंगे तो सब कुछ वो रिवैल्यूड किया था। देखो प्लांट एंड मशीनरी वो 8 लाख नहीं था, वो 7,20,000 में रिवैल्यूड किया था, तो इधर रिवैल्यूड फिगर विल बी कंसिडर्ड नॉट द बुक वैल्यू। सी लिमिटेड के बुक मतलब परचेजिंग कंपनी के बुक में जब भी एसेट्स जो टेकन ओवर किया, लाइबिलिटीज जो टेकन ओवर किया, अगर उसमें कुछ चेंजेस होगा तो चेंज फिगर को लेना पड़ेगा। जैसे इधर उसने चेंज किया था, प्लांट एंड मशीनरी को 10% डिस्काउंट में किया था वो, सो 10% लेस करके किया, डेटर्स को 5% रिड्यूस किया था, 5% लेस करके किया, इन्वेंट्री 60,000, कैश 40,000, टू क्रेडिटर्स उतना में ही था, बट डेट डिवेंचर्स को 10% डिस्काउंट में प्रोवाइड कर रहा था, तो डिवेंचर्स को भी 1,80,000 कर दिया गया उसके बाद टू बिजनेस परचेज। सो दिस इज हाउ ये टैली हो गया, दिस इज हाउ द एंट्री टू बी पास्ड इन केस व्हेन एसेट्स हैज बीन रिवैल्यूड एंड बीन टेकन बाय द परचेजिंग कंपनी। ये हो गया थर्ड एंट्री। अब फोर्थ एंट्री में जाएंगे। फोर्थ एंट्री इज नथिंग बट सेटलमेंट ऑफ द एंट्री, लिक्विडिटी ऑफ ए लिमिटेड डेबिट, लिक्विडिटी ऑफ बी लिमिटेड डेबिट। अब ये बहुत अहम एंट्री है, इसमें आपको देखना पड़ेगा कैसे। देखिए टू इक्विटी शेयर्स 85,750 इंटू 10, ये कहाँ से आया 85,750? एक बार आप लोग को हम दिखाएंगे वो परचेज कंसिडरेशन का कैलकुलेशन वाला पेज, तो आप लोग को समझ में आएगा कि कैसे आए। इधर आपको ना प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम, शेयर कैपिटल, इसको अलग अलग करके लिखना पड़ेगा। तो किस में सिक्योरिटी प्रीमियम है, किस में नहीं है, ये देखने के लिए एक बार परचेज कंसिडरेशन वाला पेज आप लोगों को दिखाया। देखिए इधर 50,000 शेयर्स इशू किया गया है, मतलब सी लिमिटेड 50,000 शेयर इशू किया ए को एट ₹11, मतलब इधर 10 रुपया आपका ये है फेस वैल्यू यार, ₹1 प्रीमियम है, तो 50,000 इंटू 1 प्रीमियम हो जाएगा। साथ ही साथ और एक कैलकुलेशन हमने नीचे किया था जिसमें 35,750 शेयर्स इक्विटी शेयर्स दे रहे सी लिमिटेड बी लिमिटेड को, तो सी लिमिटेड 50,000 शेयर दे रहे ए को और 35,750 शेयर्स दे रहे बी को। 35,750 शेयर्स में कोई प्रीमियम नहीं है, बट उस 50,000 शेयर्स में प्रीमियम है। ये 50,000 शेयर्स में उसका प्रीमियम है, तो 50,000 प्लस 35,750 it gives you 85,750 equity shares। now let me show you 85,750 कैसे आया। अब जरूर समझ में आ गया होगा। टू इक्विटी शेयर्स 85,750 इंटू 10 दैट इज 8,57,500। सिक्योरिटी प्रीमियम सिर्फ 50,000 जो ए को दिया जा रहा है 50,000 शेयर, उसमें ही प्रीमियम है, तो 50,000 इंटू 1 दैट इज 50,000 एंड 7% प्रेफरेंस शेयर्स, ये हम लोग को मालूम है 2,400 प्रेफरेंस शेयर हम लोग कैलकुलेट किया था हर 5 शेयर के लिए। फॉर 5 शेयर्स ऑफ बी लिमिटेड सी लिमिटेड इज गिविंग 4 प्रेफरेंस शेयर्स,
तो उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट किया था 2400 प्रेफरेंस शेयर्स इंटू 100 दैट इज 2,40,000। तीनों को ऐड करने से यही फिगर आएगा, ऐड करने से। ऑफ ऑल दिस इज द बैलेंस शीट जो अभी आप लोगों को हम दिखाएंगे। दैट इज आप लोगों को मालूम है तीन हेड है, हम इधर अंडरलाइन कर दे रहे हैं आप लोगों को। लाइबिलिटी साइड का हेड जो होगा दैट इज ये पहला हेड है, ये दूसरा हेड है, और ये तीसरा हेड है। तो लाइबिलिटी साइड में तीन हेड है। एक शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर होल्डर्स फंड में दो मैटर होगा, एक शेयर कैपिटल और एक रिजर्व्स एंड सरप्लस। इधर मैंने सब कुछ इधर लिख दिया है। शेयर कैपिटल को मैंने इधर लिख दिया। दो किस्म का शेयर कैपिटल होगा, एक इक्विटी शेयर कैपिटल अभी हम लोग देखा लास्ट एंट्री में जो हम लोग पास किया था 8,57,500, और एक प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 2,40,000। ये दोनों जो है ना, ये नोट बना के आपको अलग से लिखना पड़ेगा। इधर लिखना पड़ेगा नोट नंबर 1 लिख के, इस नोट नंबर 1 में ये दोनों को निकालते हुए आपको इधर टोटल लिखना पड़ेगा। यू कैनॉट शो दिस टाइप ऑफ वर्किंग ओवर हियर। हमने तो इधर दिखा दिया, आप लोग को नोट नंबर 1 लिख के 1 में ये दोनों को ऐड करते हुए इधर लिखना पड़ेगा टोटल। वैसे ही रिजर्व एंड सरप्लस में दो मैटर होगा। इधर मैंने एक तो छूट गया था इसीलिए मैंने छोटे करके लिख दिया। एक कैपिटल रिजर्व 4 लाख का जो आया था, और एक सिक्योरिटी प्रीमियम जो 50,000 का आया था। ये भी, इसके लिए भी एक नोट बनाना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा नोट नंबर 2। नोट नंबर टू लिख के आपको ये दोनों रिजर्व्स को अलग से ऐड करते हुए 4.5 लाख रुपए इधर लिखना पड़ेगा। नॉन करेंट लाइबिलिटीज में 4% डिवेंचर 1,80,000 होगा, और करेंट लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स का दोनों कंपनी का ऐड करते हुए 1,65,000। तो अल्टीमेटली दिस इज दिस। So this is all about the liability side of the balance sheet. Now it's an asset side. एसेट साइड में दो हेड होता है, एक नॉन करेंट एसेट्स और एक करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, टेंजिबल प्लांट एंड मशीनरी, दोनों को ऐड करते हुए लिख दीजिए। जो सी लिमिट का बुक में जब आप लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे तब प्लांट एंड मशीनरी दो बार आप डेबिट किए, दोनों को डेबिट ऐड कीजिए, आ जाएगा। करंट एसेट्स में भी सबको ऐड करते जाइए और कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो अल्टीमेटली यही आएगा जो लाइबिलिटी साइड के टोटल आया था 18,92,500। सो दिस इज ऑल अबाउट द सम नंबर 5, वन ऑफ द वेरी क्रूशियल सम, जिसमें हम लोग सिर्फ ये सीखा कि कैसे पूरा सब जर्नल एंट्री पास करना है, कैसे बैलेंस शीट करना है, और ये भी सीखा हम लोग कि एसेट बैकिंग मेथड से कैसे जर्नल एंट्री, कैसे परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया जाएगा। और ये भी सीखा हम लोग कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स होगा किसी वेंडर कंपनी के बुक में तो उसको कैसे सेटिस्फाई किया जाएगा। हम लोग ये भी सीखा कि नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स कितना इशू किया परचेजिंग कंपनी, उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो एवरी एस्पेक्ट्स, एवरीथिंग इज यू नीड टू लर्न प्रॉपरली, अदरवाइज आगे जाके प्रॉब्लम होगा। दिस आर द सम्स विच विल हेल्प यू टू लर्न द बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर्स। तो जब आगे जाएंगे हम लोग, आगे जाके जब हम लोग को देखेंगे कुछ सम्स, तो फिर तब जाके यही सब बेसिक मैटर को हम लोग को चर्चा में रखना पड़ेगा। अदरवाइज ये सब बेसिक मैटर अगर ठीक ठाक चर्चा नहीं होगा तो आगे जाके काफ़ी प्रॉब्लम हो। तो एक बार देखते रहिएगा, सोचते रहिएगा, डेफिनेटली प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। तब तक के लिए आप लोग ये सम को लेके, इस वीडियो को लेके एंजॉय करो, देखते रहो और वेट करो फॉर द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड हैव ए गुड डे।